today's class we will study about the current electricity chapter। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कल लास्ट में हमने कुछ एक पॉइंट्स देखे थे और वहां पर अपनी क्लास को छोड़ दिया था। हमने उसके अंदर ये देखा था कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। नंबर फर्स्ट इज, पहला करंट कौन सा? डायरेक्ट। दूसरा अपन ने देखा वेरिएबल, और तीसरा अपन ने देखा ऑल्टरनेटिंग। आज एक बार उसकी दोबारा से डिस्कशन करते हैं और फिर कहीं से करंट की डेफिनेशन और फॉर्मूला बनाएंगे। ध्यान से देखिए। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 इज द डायरेक्ट करंट। भाई ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन तो सेम रहे पूरे सर्किट में, सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन ना बदले, बट सर्किट के अंदर जो वैल्यू है दैट में चेंज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्किट है इस तरीके का। इस सर्किट के अंदर ये बैटरी लगा रखी है। अब जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर, वैसे वैसे यहाँ पर हीटिंग जनरेट होगी। हीटिंग जनरेट होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पर हो सकता है करंट भी चेंज हो जाए। बट जो डायरेक्शन है करंट की वो क्लॉकवाइज ही है। ठीक है, पहले भी क्लॉकवाइज थी, थोड़ी देर बाद देखूंगा वो तब भी क्लॉकवाइज दिखेगी, फिर उसके थोड़ी देर बाद देखा तब भी क्लॉकवाइज ही दिखी। दैट मींस दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट, in which the direction of current does not change, in which the direction of current does not change। करंट की डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होती है, इस टाइप के करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट नंबर विच इज नोन एज द वेरिएबल करंट। वेरिएबल करंट, नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, ऐसा करंट जो बार बार चेंज होता रहे, जिसकी वैल्यू कभी ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी फिर से ज्यादा हो जाए, कभी कब बिल्कुल कम हो जाए, कभी जीरो हो जाए। इस टाइप की करंट क्या बोलेंगे अपन? वेरिएबल करंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वेरिएबल करंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल करंट? ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ बनाता हूं मैं एक सर्किट के अंदर करंट का, आई और टी। करंट मैंने एक ग्राफ बनाया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ करंट कभी ज्यादा दिखी, कभी कम दिखी, फिर कभी ज्यादा हो गई, फिर कभी कम हो गई, फिर बिल्कुल जीरो हो गई। दैट मीन्स द करंट डज नॉट रिमेन्स सेम। करंट जो है वो पूरे सर्किट सेम नहीं, चेंज होता रहता है। पहले ज्यादा था, फिर कम था, फिर ज्यादा था, फिर कम था, लेकिन करंट की वैल्यू देखो पॉजिटिव की आ रही है। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंज। दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंज। अगर सर्किट में डायरेक्शन करंट की चेंज ना करे, बट उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे, इस टाइप के करंट को अपन क्या कहते हैं? वेरिएबल करंट। ठीक है, इस टाइप के करंट को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल करंट। सिंपल सी चीज। तो थर्ड नंबर करंट, तीसरा कौन सा करंट आता है? तो तीसरा करंट आता है मेरे पास अल्टरनेटिंग। थर्ड नंबर करंट इज अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? नाम से ही पता चल रहा है, अल्टरनेट करने वाला, बार बार चेंज होने वाला। दैट मींस ये मेरे पास एक पर्टिकुलर सर्किट, इस सर्किट के अंदर इस तरीके का पावर सोर्स लगाया गया है। दिस इज द पावर सोर्स। इस तरीके का इस सर्किट में पावर सोर्स लगाया गया है कि जिसके अंदर जो टर्मिनल्स है, जो टर्मिनल्स है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल बाद चेंज होते रहते हैं। दैट मींस अभी ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दिख रहा है, ठीक आधे साइकिल बाद ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। और ऐसा देखने पे क्या दिखा कि जब ये पावर सप्लाई का टर्मिनल्स बार बार अल्टरनेट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो यहाँ पर बहने वाला करंट भी है वो आधे साइकिल के लिए क्लॉकवाइज दिखेगा और आधे साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज एन अल्टरनेटिंग करंट। ऐसा करंट जो बार बार खुद क्या करता है? चेंज होता है, जिसकी डायरेक्शन बार बार खुद चेंज।
सर आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। यस करना, क्या हो गया? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? कितने बच्चों को ऐसा लगता है क्लियर नहीं आ रही है? हैंड रेस करो एक बार। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? चलिए अब बताइए, अब बताओ बेटा, अब बताओ क्लियर है कि नहीं? फटाफट अब बताइए क्लियर है कि नहीं है? फास्ट। चलिए बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, तीन तरीके का करंट देखा, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन सेम रहेगी थ्रू आउट द सर्किट, पूरे सर्किट में थ्रू आउट टाइम डायरेक्शन करंट की सेम रहती है। वेरिएबल करंट डायरेक्शन तो सेम है बट उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, इस टाइप के करंट को वेरिएबल का। और फाइनली अल्टरनेटिंग करंट क्या है कि करंट अगर अपनी डायरेक्शन को हर थोड़े इंटरवल बाद रिवर्स करता जाए, पहले क्लॉकवाइज चला, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप का अगर बिहेवियर आपको करंट के साथ देखने को मिले, देन दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तीन तरीके के करंट को अपन ने देख लिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, करंट की डेफिनेशन को बनाते हैं। लेट अस फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ करंट। डेफिनेशन ऑफ करंट। बचपन में भी यही चीज पढ़ी थी और अब भी वापस यही चीज पढ़ेंगे, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मान लो एक वायर का टुकड़ा है, मान लेते हैं ये वायर का एक टुकड़ा है, बहुत लंबा वायर था, उसका एक पर्टिकुलर टुकड़ा है। ठीक है, मैंने अपने कंसिडरेशन में रखा इस पर्टिकुलर वायर के एक क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ किया मैंने, ये मैंने क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ किया लाइक दिस। इस वायर के क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन में कितना चार्ज इस एक क्रॉस सेक्शन को कितने टाइम में पास करके निकल जाता है। ठीक है, हम जानते हैं बैटरी लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो अट्रैक्शन होगा चार्जेस के बीच में, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगेंगे, तो चार्जेस फ्रॉम द बॉटम पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट ऐसे मूव करने लग जाते हैं, इस क्रॉस सेक्शन को पार करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मौजूद जो चार्जेस हैं, these charges they will start moving and they will cross this particular cross section। ये इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। अब कितना चार्ज कितने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को पास करता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। कितना चार्ज कितने टाइम में इस क्रॉस सेक्शन को पास करेगा, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और यहाँ पर हमने एक और चीज लिखी है, क्या लिखी है? दैट Q upon T is I। Q upon T is I, कितना चार्ज अपॉन कितना टाइम इज इक्वल टू करंट। देखिए करंट जो है, करंट अपने आप में, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट एक तरीके की कैसी क्वांटिटी है? तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज करंट के पास डायरेक्शन है, हमें पता है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये भी हमें पता है, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी विद डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन वी आर कंसीडरिंग करंट टू बी ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट? हम इसको स्केलर क्यों मान रहे हैं? ठीक है, कुछ बुक्स इसको टेंसर मानती है, हम इसको स्केलर मानते हैं। व्हाई? एनसीईआरटी इसको स्केलर कहती है। व्हाई, क्यों कहती है एनसीईआरटी इसको स्केलर कहती है? बिकॉज मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर इधर। हम जानते हैं अगर एक बॉडी पे दो वेक्टर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, एक बॉडी पे अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं इनके बीच में लाया करेगा। इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं इनके बीच में लाया करेगा इस तरीके से। लेकिन करंट के साथ ये चीज नहीं होती।
करंट के साथ ये चीज कैसे नहीं होती, आप ध्यान से देखिए। मान लो एक वायर यहां से आई, एक वायर ऊपर से आई और एक वायर इधर से आई, ठीक है, इधर से भी ना भेजो, इसको ऐसे सीधा भेजो, ठीक है। मैंने 3 वायर्स को एक जंक्शन पे ज्वाइन कर रखा है, यहाँ पर भी ये वायर जा रही है, इधर भी ये वायर जा रही है, इधर भी ये वायर जा रही है। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर I1 करंट आया तो ये I1 करंट इस जंक्शन को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब ये I1 करंट जंक्शन पे जाके हो सकता है 2 रास्ते में डिवाइड हो जाए, ठीक है। कुछ करंट कहाँ चला जाए, इस रास्ते पे, और कुछ करंट कहाँ चला जाए, इस रास्ते पे। दैट मींस अगर वेक्टर होता तो वेक्टर रिजल्टेंट वाले रूल्स को फॉलो करता, अगर वेक्टर होता तो वेक्टर रिजल्टेंट वाले रूल्स को फॉलो करता, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर रिजल्टेंट वाले रूल्स को फॉलो नहीं करता। आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर I1 करंट आया तो ये डिवाइड हो गया दोनों ब्रांचेस में। दैट मींस डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन, करंट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शनल रूल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शनल रूल्स को करंट फॉलो नहीं करता, और इसी के कारण हम करंट को वेक्टर ना कह करके स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। करंट को स्केलर कहने का रीजन ये है कि करंट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन डज नॉट फॉलो द डायरेक्शनल रूल्स ऑफ वेक्टर, इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे करंट डिस्पाइट हैविंग डायरेक्शन does not follow the directional rules of vector, does not follow the directional rules of vector। एक करंट डायरेक्शन होने के बावजूद डायरेक्शनल रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम इसको वेक्टर में ना डाल के स्केलर क्वांटिटी में डालते हैं, और ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बेटा हो सकता है चार्ज जो है वो वेरिएबल नेचर का हो, मान लो हर सेकंड में 1 कूलम चार्ज यहाँ से ना पास करे, हर सेकंड में चार्ज की जो पासिंग है वो चेंज होती रहे, कभी 1 कूलम जाए, कभी 0.5 कूलम जाए, कभी 1 कूलम जाए, कभी 2 कूलम जाए, इस तरीके से जाए। दैट मींस द चार्ज व्हिच इज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज नॉट सेम। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा चेंज होता जा रहा है, तो करंट का फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी dq by dt। याद करो, ऐसा ही फॉर्मूला हम 11th में भी पढ़ते थे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ते थे। यहाँ पर वही चीज हमने पढ़ ली है करंट के साथ। दैट टाइप ऑफ करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट इज फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। फटाफट बताइए बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फर्स्ट हैंड रेज करके बताओ, if there is any doubt। यस वासुदेव। सुयश। सुयश गुड मॉर्निंग सर। सर टेंसर क्या होता है? बेटा टेंसर क्वांटिटीज ऐसी होती है जो 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस एक जगह पे डेवलप नहीं होता, अपन ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऐसे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस पूरे बॉडी में 3 डायमेंशनल डेवलप होता है, ठीक है। स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, ऑन द अदर हैंड स्ट्रेन इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो ये सब क्वांटिटीज को टेंसर कहा जाता है। यस वासुदेव। चलिए, तो कुछ नहीं याद रखना, करंट जो है वो हाउ मच करंट इज पासिंग, हाउ मच चार्ज इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एंड हाउ मच टाइम इज नोन एज करंट। अगर वेरिएबल फॉर्म में हो तो अपन लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द डायरेक्शनल रूल्स ऑफ वेक्टर। सिंपल सी बात। आई
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप, इस टॉपिक के अंदर क्या आता है हमारे पास। देखिए करंट जो है एक इस तरीके की प्रॉपर्टी है, इस तरीके का हमारे पास नेचर है इसके अंदर कि एक सर्किट के अंदर सारी चीज ड्राइव यही करता है। अगर मुझे एक सर्किट के हेल्प से एसी चलाना है, अगर मुझे एक सर्किट के हेल्प से अपने मोबाइल फोन को चार्ज करना है, ठीक है, आपको टीवी चलाना है, किसी भी चीज के लिए हमें इस इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। और इसका रीजन हम पहले भी देख चुके हैं कि बैटरी लगाने के बाद कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में डेवलप हो रही है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस हैं दे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, चार्जेस को उस बैटरी की वजह से वहां एनर्जी मिल पा रही है, एंड दैट एनर्जी दे गेन, और एक जगह से दूसरी जगह चलने लगते हैं, बीच रास्ते में कोलाइड करते हैं, कुछ एनर्जी को लूज कर देते हैं हीट के फॉर्म में, और इसी को जूल्स हीटिंग कहा जाता है। आज यहीं से अपन अपने इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, व्हिच इज नोन एज द ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, उसी को मैं बस दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, तो उसके लिए एक सर्किट बना देते हैं। द सर्किट इज लाइक दिस। ये बनाया अपन ने सर्किट, यहां लगा दिया की कुछ इस तरीके से। ये है हमारा सेल, इसका प्लस एंड माइनस, इसका वी पोटेंशियल, दिस इज आर। ये हमारे पास क्या आ गया मेरे पास, दिस इज द सर्किट। इस सर्किट में बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक करंट आपको दिख रहा है भाई। ओम क्या कहता है? ओम कहता है कि एक सर्किट के अंदर करंट तब फ्लो करेगा जब इस कंडक्टर के अक्रॉस या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस हो, और जितना ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा यहाँ पर करंट फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एनालॉजी उन्होंने क्रिएट किया जैसे एक वाटरफॉल होता है। एक वाटरफॉल के अंदर पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी की टेंडेंसी है फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू फ्लो टू द लो पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा यहाँ पर हो रहा है, करंट की टेंडेंसी है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल जाए, दैट मींस हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आए। ठीक है, यही चीज किसने बताई हमें? ओम ने बताई। तो इस पर्टिकुलर लॉ के तहत हम ये कह सकते हैं जो भी करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, दैट पर्टिकुलर करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जो भी करंट सर्किट में फ्लो करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। और यहीं से हम एक कांस्टेंट लगा सकते हैं, दैट कांस्टेंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगाया? रेजिस्टेंस लगाया। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? आज अपन इस रेजिस्टेंस के बारे में आज से 1-2 क्लास तक यही समझेंगे कि ये रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे करता है, क्या फॉर्मूला होता है, इन सब की बात करेंगे। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इसकी फील लेना बहुत जरूरी है। एक सर्किट के अंदर करंट चलना शुरू होता है तो सर्किट में खाली जगह नहीं है, कोई टनल सी नहीं है जिसपे चार्ज मूव करना ऐसे शुरू कर जाएगा। चार्ज बहुत बहुत गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी और वो टनल्स में मूव कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा जो वायर है ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब इसके अंदर हर जगह एटम्स मौजूद हैं। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस वायर में चलने की कोशिश करेगा तो इसको हर जगह एटम्स और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, ये उनसे टकराता हुआ चलता रहेगा, टकराता हुआ चलेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। अब किसी के अंदर ये नंबर डेंसिटी ज्यादा हो, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर ये जो नंबर ऑफ एटम्स थे जिनसे ये सॉलिड बना है, अगर वो ज्यादा होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर वायर में ये नंबर ऑफ एटम्स जिनसे वो बनी है वो कम हो तो कोलिजन्स भी कम होंगे। दैट मींस ये जो कोलिजन्स हैं ये डिसाइड कर रहे हैं कि एटम इस पर्टिकुलर चार्ज को रोका जाए कि नहीं रोका जाए। अगर ये नंबर ज्यादा होगा कोलिजन्स का तो चार्ज को ज्यादा रोका जा रहा है, और अगर कोलिजन्स का नंबर कम होगा तो चार्ज को कम रोका जा रहा है। ये कोलिजन्स ही बेसिकली डिसाइड कर रहे हैं चार्ज के मूवमेंट के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं, ये टकराना जो हो रहा है चार्ज का एक दूसरे चार्ज से और दूसरे एटम से, इन टकराने की वजह से ही रेजिस्टेंस की क्वांटिटी यहाँ पर बन रही है। हम 10th क्लास में डायरेक्टली याद करते थे कि रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो एक ऑपोजिशन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अगेंस्ट जो काम प्रॉपर्टी कर रही है यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। 10th क्लास में आपने ये पढ़ा है। लेकिन ये क्या है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर जिसकी वजह से यहाँ पर इसको ऑपोजिशन मिल रहा है? आइए ध्यान से डायग्राम से देखिए।
ये मेरे पास इतनी सी वायर मैं ले रहा हूँ यहाँ से, उसको ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ। तो वायर हम जानते हैं सिलेंड्रिकल होती है इस तरीके की। इस वायर के अंदर जैसे ही करंट या चार्ज फ्लो करना शुरू करता है तो चार्ज टकराता चलता है, इस तरीके से टकराता हुआ चलता है। क्यों टकराता हुआ चलता है? क्योंकि ये रास्ता जो है, ये पूरा का पूरा जो चार्ज वायर का जो रास्ता है, ये वायर वाला जो रास्ता है, ये अंदर से खाली नहीं है, ये कोई टनल टाइप की नहीं है। इस रास्ते में खूब सारे एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब चार्ज चलता है तो टकराता हुआ चलता है, टकराता हुआ चलता है तो बीच रास्ते में ये अपनी एनर्जी को लूज करता है, इसको कोई ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। जितने ज्यादा ये कोलिजन्स होंगे उतना ही ज्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस रहेगा, और जितने कम ये कोलिजन्स होंगे उतना ही कम सर्किट का रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको याद रखना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन्स, ठीक है, कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, collisions of the electrons with other electrons। भाई इलेक्ट्रॉन या तो कोलाइड करेगा अदर इलेक्ट्रॉन से, और आयंस प्रेजेंट, या फिर दूसरे आयंस जो यहाँ पर प्रेजेंट है उनसे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर जो करती है कंडक्टर हमें, वो रेजिस्टेंस कोलिजन्स की वजह से करती है। जब आपस में इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन या आयन से टकराता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता चलता है, और वो टकराना जो है, वो कोलिजन्स जो है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो आप जानते हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, डिनोटेड बाय ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जानते हो दैट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। सिंपल सीधी सी बात। एक और चीज ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट सर्किट में होगा, प्रोवाइडेड दैट द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। लेकिन फिर भी हम यहाँ बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। याद है ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, R इज इक्वल टू रो L बाई A। व्हाट इज दिस रो? रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की कांस्टेंट रहती है, याद करो, पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। वायर की लेंथ जितनी बढ़ाते जाओगे उतना लंबा रास्ता इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जितनी वायर लंबी हो जाएगी उतने ज्यादा कोलिजन होंगे और उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ? तो यहां से देखिए, ये है मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने के बाद पहले पतली सी वायर थी, उसमें चार्ज ही कम जा सकता। अब जब बड़ी सी मोटी सी वायर होगी तो उसमें से ज्यादा चार्ज एक टाइम पे फ्लो कर सकता है, दैट मींस करंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई तो ओम्स लॉ के तहत रेजिस्टेंस घट गया, और यहीं से हम बोलते हैं कि डायरेक्ट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये चीज याद। 10th क्लास वाली चीजें हैं बेटा, इसमें तो 11th क्लास का कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। यस, फास्ट एवरीवन। मैं देख रहा हूँ क्लास में बच्चे बैठे हैं बस। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी रेजिस्टेंस की। अब ओम्स लॉ से, यहाँ पर ओम्स लॉ का ग्राफ आता है, जिसपे ग्राफ पे क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलता है। आइए उस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा ग्राफ, कल से हम रेजिस्टेंस का डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो, हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है I या फिर R इज इक्वल टू V बाय I। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
अगर मैं इस v इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन को कंपेयर करूं किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरे को y की जगह पे मिल जाता है v, ठीक है, मुझे x की जगह पे मिल जाता है I, मतलब y कोऑर्डिनेट्स मेरे होंगे पोटेंशियल के, x कोऑर्डिनेट मेरे होंगे करंट के, इंटरसेप्ट मेरा हो जाता है 0 और स्लोप जो है मेरा r के बराबर हो जाता है रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा हो, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं ओम्स लॉ का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं ओम्स लॉ का ग्राफ बनाऊं तो ओम्स लॉ का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, potential on the y-axis, potential on the y-axis, current on the x-axis, current on the x-axis, intercept is zero, and slope is equal to resistance, तो slope is equal to resistance, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो किस तरीके का बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है फ्रॉम द ओरिजिन। कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। अब यहाँ जो स्लोप है, यहाँ जो स्लोप है, कौन सा स्लोप? ये वाला, ये थीटा, ये tan थीटा बराबर m के होगा, यही बराबर स्लोप है, और ये होता है रेजिस्टेंस के बराबर। मतलब जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा सर्किट का रेजिस्टेंस, जितना कम स्लोप रहेगा उतना कम रेजिस्टेंस रहेगा। इस पे एक सवाल भी आता है, वो सवाल क्या होता है ध्यान से देखिए। इस तरीके से मेरे पास पोटेंशियल और करंट का ग्राफ है। इस ग्राफ में एक ऐसा ग्राफ बना दिया, एक ऐसा बना दिया। दिस इज वायर ए, दिस इज वायर बी। हमसे पूछ लिया गया कौन सी वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ए का कि बी का। हम क्लियरली बता सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बताओ कितने लोग बता सकते हो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसमें से, ए और बी में से? बताओ हैंड रेज करके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन टेल? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सिर्फ मेरे को ये देखना है कि कितने बच्चे बता सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही है। अब दिख रहा है यहाँ देखो, इसका एंगल बड़ा है, इसका एंगल छोटा है, दैट मींस इसका स्लोप ज्यादा है, इसका कम है, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। इस ग्राफ को लेकिन एग्जामिनेशन में चालाकी करता है, ऐसे नहीं बनाता। एग्जामिनर क्या करता है, इस ग्राफ को v तो यहाँ दे देता है और i यहाँ पे दे देता है, मतलब उसने इंटरचेंज कर दिया। जैसे इंटरचेंज किया, अब ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये a है ये b है। ध्यान से देखिए, हम स्लोप निकालते थे फ्रॉम द करंट एक्सिस, करंट एक्सिस पे था तो स्लोप यहां से चेक किया। अब अगर ये ग्राफ उल्टा कर दिया जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फॉर दिस ग्राफ करंट देखो तो ये रहा स्लोप, और स्लोप ज्यादा किसका दिखा, बी का, तो आर बी ग्रेटर देन आर ए। तो एग्जामिनर आपके साथ चालाकी भी करता है कभी कभार, आपको ग्राफ में वेरिएबल्स की वैल्यू उल्टी दे देता है। जहां वाई एक्सिस पे पोटेंशियल था वहां वाई एक्सिस पे वो करंट दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको तो ये याद होता है, ये तो हर बच्चे को याद है, ठीक है, लेकिन उसने उल्टा कर दिया एग्जामिनेशन में। और ये चीज आप चेक करिए हमेशा जब भी बोर्ड के अंदर इस टाइप का सवाल आए, ठीक है। यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्राफ में वेरिएबल्स कौन सी, उसके अकॉर्डिंग आप रेजिस्टेंस निकालिए। बताइए बेटा, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? फास्ट। यस यस, बहुत बढ़िया। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेक्टर में कैसे लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और करंट डेंसिटी के फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है तो डाउट वाले हैंड रेज कर दो आप मुझे, सिर्फ डाउट जिनको है। यस यस, दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग एनी डाउट्स। यस, कुमकुम पारिक, शोएब खान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इंटरसेप्ट होता क्या है? इंटरसेप्ट होता है C इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट जहां पर ग्राफ y एक्सिस को कट करे। C की जब वैल्यू अगर 0 आ गई, दैट मींस y एक्सिस को ये कहां कट करेगा, ओरिजिन पे। अगर C की वैल्यू 0, फॉर एग्जांपल कुछ B या C आ जाती,
तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, यहाँ से ऐसे, और वाई एक्सिस पे कट करता है यहाँ पर कहीं पे, जहाँ की वैल्यू क्या होती है a, और फिर ग्राफ ऐसे होता है। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है